कंट्रोल पाजी कंट्रोल, नहीं तो गिर जाओगे। और कोऑर्डिनेट करके चलो, नहीं तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। तो लाइफ में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इंपॉर्टेंट है लाइफ में बैलेंस बनाना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न साइंस विद नेहा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर फॉर ग्रेड 10, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो this is the chapter, but before that, let me introduce you and give you a good news that I have started with my offline academy for Learn Science with Neha. जहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्लास असेसमेंट्स करते हैं, and they come out and emerge with very, very good results. So without wasting time, if you want, you can enroll and you can call me at the given number 9999369012. चलो जी, अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आई बारी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में करता कौन है। दो चीजें, एक तो है नर्वस सिस्टम, एक है हमारा मस्कुलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टोटल 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस वन CNS, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बनता है? ये बनता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका बनता है? ये बनता है आपका nerves which come out from brain, जिसको हम बोलते हैं cranial nerves, and nerves which come out from spinal cord, जिसको हम बोलते हैं spinal nerves. So total in our body there are 12 pairs of cranial nerves and total 31 pair of spinal nerves. So central nervous system is made up of brain and spinal cord. अब आई बारी प्रोटेक्शन की। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? क्रेनियम और स्कल। और साथ में देयर इज अ फ्लूइड इन द ब्रेन विच इज कॉल्ड एज क्रेनियल फ्लूइड, जो कि इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर और आपके ब्रेन की जर्क से भी प्रोटेक्शन करता है। सिमिलरली आप सबको पता होगा स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कौन करता है? बैकबोन, विच इज मेड अप ऑफ टोटल स्मॉल 33 वर्टिब्रेस। अब आई बारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में हर एक आपका सेंसरी ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है, ताकि आपको बाहर से कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो वो सारी नर्व्स ये मैसेज पास करती हैं या तो ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर आप एक्शन जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मस्कुलर सिस्टम। चलो, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, विच मीन्स नर्वस सिस्टम किसका बना है। नर्वस सिस्टम बना है द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी which you call as nerve cell or neuron. So neuron की length आपको पता है मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? It goes till 1 meter. अब न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हैं? न्यूरॉन के पार्ट्स हैं 2। This is the first part and this is the second part. फर्स्ट पार्ट बनता है साइटोन, जिसको बोलते हैं सेल बॉडी, जिसके अंदर होता है न्यूक्लियस और साथ में होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, जो कि साइटोप्लाज्म से बनते हैं। इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। व्हाट डू यू कॉल इट? डेंड्राइट्स। सो सेल बॉडी इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स का क्या काम है? डेंड्राइट्स का काम है जैसे कि आपके स्किन को किसी ने टच किया, तो टच किया तो इसके नीचे होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। उसके मतलब सेंसरी रिसेप्टर के पास ऐसे फिंगर्स हैं, वो फिंगर्स किसकी हैं? डेंड्राइट्स की। तो वो मैसेज फटाफट पास करके वो मैसेज ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम सेल बॉडी टू ये एक्सॉन। तो ये पार्ट जो येलो कलर का पार्ट आप देख रहे हो, दिस लॉन्ग ट्यूब, इट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन डेंड्राइट से मैसेज टेक अवे करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जिसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। फिर ये नर्व इम्पल्स से मैसेज आता है लास्ट की टर्मिनल ब्रांचेस पे। टर्मिनल ब्रांचेस को बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। अब नर्व एंडिंग्स के आगे ऐसा ही एक और न्यूरॉन लगा होता है जिसके कि डेंड्राइट्स होते हैं। सो उसके डेंड्राइट्स और ये फर्स्ट वाले की नर्व एंडिंग्स के बीच में ये छोटा सा गैप होता है और इस गैप में होता है फ्लूइड। इस जंक्शन को बोलते हैं, जो कि नर्व एंडिंग्स ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन
और डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। इस जंक्शन को बोलते हैं साइनैप्स। ये रहा आपका साइनैप्स, which is very very important. So let's see what is synapse. Synapse is the junction between two adjacent neurons through which the message is transferred in the form of electrical impulse. Okay, so this is how message is transferred. So this is what all is there about neuron, उसके parts और synapse. अब हम बात करते हैं, ये छोटा सा बच्चा खाना तो बहुत अच्छे से relish कर रहा है, लेकिन अगर उसको जुकाम हो जाए तो क्या वो अपना फूड इतना अच्छे से relish कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वही बात, हमारी बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसके अंदर होते हैं रिसेप्टर्स, दैट इज सेंसरी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का मतलब जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स। अब हमारे नोज के अंदर रिसेप्टर्स को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और हमारी टंग के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दैट मीन्स अगर आपको फूड को रेलिश करना है, योर फेवरेट फूड कैन बी एनीथिंग। जैसे सिंपल बात करते हैं, मैगी बन रही है किचन में तो ऊपर से आवाज आ जाएगी, मम्मा मैगी बना रहे हो क्या? कैसे? बिकॉज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ने स्मेल करा और गस्टेटरी रिसेप्टर्स के मुंह के अंदर होगी सैलिवेशन, मुंह में पानी आना शुरू हो गया, तो आपको पता चल जाता है मैगी बन रही है। लेकिन अगर वही आपको जुकाम हो, मम्मा मैगी सामने भी ले आएगी ना, आपको ओहो मैगी बनाई, पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? बिकॉज आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स काम ही नहीं कर रहे थे, तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स बड़े सैड थे। सो दैट इज व्हाई दे कुड नॉट कोऑर्डिनेट एंड यू कुड नॉट मेक आउट कि आपका फेवरेट फूड किचन में बना हुआ है। सो लेट्स रीड अबाउट इट। अगर हम बात करते हैं नाउ, उसके लिए हम लेते हैं ग्रीन कलर। सो हमारे टेस्ट बड्स, सो दीज आर योर टेस्ट, दिस इज रेड कलर, आई थिंक इट हैज कम, ग्रीन लेते हैं। सो दिस इज टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स विल perceive टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट हैं? इट कैन बी बिटर, स्वीट, सॉल्टी, सावर, ऑल these टेस्ट। Along with it, odor molecules are perceived by our nose with the help of olfactory receptors. I will write it as olfactory. Olfactory की स्पेलिंग O से शुरू होंगे, ना कि A से। ठीक है। अब कोल्ड के टाइम म्यूकस हमारे नेजल पैसेज में बहुत थिक हो जाता है। म्यूकस थिक हो जाने की वजह से टेस्ट बड्स बहुत नीचे एम्बेड हो जाते हैं एंड दे बिकम इनएक्टिव। इनएक्टिव होने की वजह से ब्रेन रिसीव नो सिग्नल आइडेंटिफाइंग द ऑर्डर। ब्रेन को पता नहीं चलेगा कोई भी स्मेल का। एट द सेम टाइम आपको टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अब मुझे आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि व्हाट इज योर फेवरेट फूड, कि क्या क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोल्ड हो रखा हो एंड एवरीथिंग गोज सो डल इन योर लाइफ। सब कहेंगे यार सिर्फ कोल्ड ही तो है, चलते हैं। हमें पता है कोल्ड है यार, हम खाना नहीं खा पा रहे, पेट खाली है, बेकार, इट इज ऑल बैड। सो नाउ अब हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको न्यूरॉन्स की बात बता रही थी। हमारे न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज सेंसरी न्यूरॉन, टच किया, that is sensory neuron, okay, which carries the impulse. So sensory neuron, let me take out now my color, let's take red color. So sensory neuron will carry impulse from the sense organs. तो हमारे पास sense organs कौन सी हैं? 5, eyes, ears, nose, tongue and skin. Skin is the longest sense organ. तो हर एक sense organ के नीचे होते हैं sensory neurons. सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है, जैसे ही कोई इंपल्स आती है तो केमिकल रिएक्शन बनती है। केमिकल रिएक्शन विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। याद रखना, सबसे पहले केमिकल चेंज अकर्स एंड देन कम्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज ट्रांसफर्ड बाय सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद वैसे तो हम यहाँ चलते हैं, सबसे पहले इसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन। रिले गेम तो सब खेलते हैं ना, जैसे आप रन करते हो, पीछे वाला आपको कोई चीज पास करता है, आप वो लेके फिर अगले वाले को पास करते हो, फिर अगले वाले को पास करते हो। सो दैट इज रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेता है और उसको ट्रांसफर करता है मोटर न्यूरॉन्स के पास। तो रिले को बोलते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन। ओके, सो लेट्स रीड। सो रिले न्यूरॉन ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। So neurons never touch each other, ये याद रखना।
बिकॉज न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, साइनैप्स विच आई टोल्ड यू, और उनके बीच में होता है गैप जिसके अंदर होता है एक फ्लूइड, केमिकल फ्लूइड, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. अब न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज साइनैप्स. अब न्यूरॉन्स ने, जो आपके रिले न्यूरॉन थे, रिले न्यूरॉन ने मैसेज को इंटरप्रेट किया और ट्रांसफर किया टू मोटर न्यूरॉन बाय कोऑर्डिनेटिंग विद ब्रेन. ब्रेन को कोऑर्डिनेट करता है भी भाई मेरे को कोई बुला रहा है, तो ब्रेन बोलता है चलो बुला रहा है, फिर लेग्स के पास मैसेज पास करता है टू रन. ठीक है, कौन बुला रहा है, तो लेग्स मतलब हो गए आपके मसल्स. सो दैट इज योर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन विच इज डन बाय मोटर न्यूरॉन. सो मोटर न्यूरॉन्स कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स. So this is how three type of neurons work: sensory neuron, relay neuron also called as association neuron, and your motor neuron. अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे. ये है रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्शन. कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पिन थी, पिन मेरे पास है, पिन क्या, कोई भी चीज आप लेके चलो, आपने एकदम से प्रिक किया, आपने हाथ पीछे कर लिया. क्यों? क्या ये सेंसरी न्यूरॉन जो मेरे स्किन के पास थे धीरे धीरे ब्रेन के पास जाएंगे, ब्रेन मैसेज पास करेगा, तब तक तो ये पिन आर पार होकर अपना काम कर देगी. सो दैट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. इसलिए हमारे पास है एक फास्टर एक्शन जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक रिस्पॉन्स to any of the immediate stimulus which require immediate action. जैसे कि टचिंग एनी हॉट थिंग, कोई कुत्ता ही पीछे पड़ जाता है यार, बिकॉज आई हेट कि कोई, मैं जाती हूँ साथ में कुछ लेके जाती हूँ, कोई पीछे ना आ जाए. सो एनीथिंग विच रिक्वायर्स एन इमीडिएट एक्शन उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, विच इज जस्ट कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड, नॉट बाय योर ब्रेन. चलो, नाउ लेट्स रीड आउट अबाउट दिस रिफ्लेक्स एक्शन. So reflex action is number one, quick, immediate action controlled by peripheral nervous system and spinal cord. That means इसके साथ क्या क्या nerves coordinated हैं? Only spinal nerves and spinal nervous system. Okay. अब आई बारी रिफ्लेक्स आर्क की, which is very very important. आपके पेपर में आ सकता है रिफ्लेक्स आर्क. So रिफ्लेक्स आर्क आप कैसे बनाओगे? So you have to show this arrow. तो कोई भी स्किन के ऊपर आपका स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आपका एरो के साथ स्पाइनल नर्व्स की तरफ गया, ये आपका आ गया स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद आपने एरो जनरेट किया, ये आपका आ गया मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से सीधा गया मसल्स की तरफ. तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल नर्व, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड और मसल. और ये जो पॉइंट है ना जो आप देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, मैं इसको ब्लैक से कर देती हूँ. ओके, ब्लैक इज नॉट कमिंग क्या? नो, ब्लू नहीं, चलो एनीवेज. तो ये जो पॉइंट है ये वाला, सो लेट्स क्लियर इट. ये मैं आपको बता दूं बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं मस्कुलो न्यूरो ट्रांसमिशन. दिस इज बिकॉज दिस इज मसल्स अटैच्ड, मस्कुलो न्यूरो ट्रांसमिशन, बिकॉज यहाँ पे मसल्स और नर्व्स अटैच्ड है और इसी से आपका एक्शन जनरेट होता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज योर रिफ्लेक्स एक्शन एंड दिस आर्क इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क. ओके, सो नाउ कम्स रिफ्लेक्स एक्शन इज डन. यहाँ पे हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कैसे आप लिख सकते हो. अगर आपको टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है तो यू कैन राइट इट एज स्टिमुलस, रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब स्किन के नीचे, देन सेंसरी न्यूरॉन, देन स्पाइनल कॉर्ड, relay neuron, motor neuron, effector and response. So this is total reflex arc. ये बनाओगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा. अब रिफ्लेक्स एक्शन में भी बड़ा मजा है. पैदा हुए बच्चे में भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, लेकिन बाद में अगर हम काम करते हैं उसमें भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है. पैदा हुए बच्चे में रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या आ जाता है आपका, ये देखो. सो नेचुरल, इसको बोलते हैं इनबॉर्न रिफ्लेक्स. क्या बोलते हैं?
इनबॉर्न रिफ्लेक्स, जिसमें बच्चे की कफिंग, स्नीजिंग, स्माइलिंग, लाफिंग, ब्लिंकिंग आईज कोई सिखाता नहीं है ना, लेकिन बच्चा अपने आप करता है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं, कोई बच्चा प्लेयर बन रहा है, तो उसको पता है बॉल का ये वाला एंगल है, बॉल फटाफट ऐसे कर लेगा। कोई बच्चा कंप्यूटर पे है तो वो बिना देखे कंप्यूटर को टाइप करता रहता है लाइक दिस। So that is what this is called as reflex action. So this type of reflex action which is being created by your body after regular practice, इसको बोलते हैं conditional reflex या फिर acquired reflex. So reflex can be natural reflex or conditional reflex. Natural is there is no previous experience which is required. It is inherited from parents like coughing, sneezing, vomiting etc. salivation etc. बच्चे भी salivation करते हैं, आ आ आवाजें मारते कि जो फूड उसको बना है लोग खा रहे हैं, हम मुझे बॉटल से दूध क्यों दे रहे हो, मुझे भी फूड खिलाओ, बच्चे चीखते हैं। सो दैट इज अगेन अ सैलिवेशन व्हिच इज हैपनिंग इन देम, व्हिच इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब उसके बाद आ गया डेवलप्ड रिफ्लेक्स या फिर कंडीशनल रिफ्लेक्स, लाइक वाटरिंग ऑफ योर माउथ व्हेन यू आर टेस्टिंग एनी ऑफ योर फेवरेट फूड, दैट इज, या फिर टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड, दैट इज अगेन कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन और कंडीशनल रिफ्लेक्स। अब आई बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन में भी आ सकता है, एनिमल्स, जैसे कि डॉग है, कैट है, कोई भी एनिमल विच इज अराउंड यू, वो एकदम से भागते हैं, ज्यादातर 90% वो इमीडिएट एक्शन शो करते हैं। वाई? बिकॉज देयर बॉडी इज जनरली गवर्न्ड बाय रिफ्लेक्स एक्शन। सो एनिमल्स वर्क मैक्सिमम अंडर रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, सो रिफ्लेक्स आर्क्स are majorly evolved in animals as, why? Reason क्या है? Thinking process of brain is not fast enough for animals, इसीलिए वो रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर ही कंट्रोल करते हैं। They have very little or none complex neuron nervous system या network which is needed for thinking। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सो मेक श्योर यू नो दिस थिंग, बिकॉज एक छोटे से पैराग्राफ में एनसीईआरटी के, जो कि आप स्किप भी कर सकते हो, so make sure you should know this thing। now comes spinal cord, कहां से शुरू होती है? medulla oblongata, it runs down from medulla oblongata to whole backbone। so arrangement क्या है इसका? white matter and gray matter जो brain का है उसका opposite है इसका arrangement। so inner part इसमें gray matter है, outer part इसमें white matter है, और brain में outer part gray matter है, inner part white matter है। it is protected by vertebral column। मेन फंक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड का है ये है रिफ्लेक्स एक्शन। नंबर 2, इट ऑल्सो गेट्स कमांड फ्रॉम द ब्रेन एंड इट कैन वर्क अकॉर्डिंगली, जैसे कि नीचे बैठना, ऊपर जाना, झुकना, भागना, ये सब हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही तो कंट्रोल करता है, बट उसको डायरेक्ट कौन करता है? ब्रेन। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये आया आपका मेजर टॉपिक। सो ब्रेन मेरे पास है, ये देखो, सो आई हैव गॉट दिस ब्रेन विद मी। सो ब्रेन का जो ये पार्ट आप देख रहे हो, सो आई माइट ओपन इट फॉर यू। सो दिस होल पार्ट विच यू आर सीइंग फॉर ब्रेन, ओके, सो ये पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन। ओके, सो फोर ब्रेन को बोलते हैं सेरिब्रम, BRUM, ब्रम। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, देखो, सो आई हैव ओपन दिस फोर ब्रेन, ये पार्ट और ये पार्ट, ये मेरा फोर ब्रेन है। तो देखो मेजर पार्ट हमारा फोर ब्रेन है। ओके, अब सबसे पहले फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है? फोर ब्रेन का फंक्शन काफी ज्यादा है। फोर ब्रेन सबसे पहले तो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ योर ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन क्या करता है? इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ योर ब्रेन। लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स होते हैं इसमें, देखो दिस इज फोर ब्रेन। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो राइट हैंडर्स हैं, राइट हैंड राइटिंग, उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेटेड है, और जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं उसका राइट हेमिस्फीयर डोमिनेटेड है। सो इट इज ऑल ऑपोजिट कोऑर्डिनेशन। So it has got two parts which is called as cerebral hemisphere. So outer surface has lot of ridges and grooves, देखो, so ridges and grooves दिख रहे हैं आपको। so why? because so that surface area is increased और उसके पास blood supply ज्यादा जाए, because blood supply जाएगी तभी आपका brain जो है वो nourished रहेगा। so now outer portion contains gray matter, inner portion contains white matter। this is not in your syllabus, so you need not worry about it।
सो बेसिकली जितने भी सेंसरी इम्पल्स है वो इसके पास आते हैं. सो फोर ब्रेन बेसिकली थिंकिंग के काम करता है, थिंकिंग, राइटिंग, वॉलंटरी मूवमेंट्स, walking, sleep, everything. So this is all controlled by central nervous. Major part is controlled by central nervous system, including your salivation also. So thinking, generating logics, all these things जो आपके previous experience के ऊपर related है, वो आपका cerebrum control करता है. अब उसके बाद आ गया cerebellum. ये देखो, ये नीचे छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है. So this part is called as cerebellum. अब सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है? सेरिबेलम आपका मस्कुलर मूवमेंट कंट्रोल करता है एंड इट गिव्स एन आइडिया ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ सेरिबेलम. सेरिबेलम आपका मस्कुलर मूवमेंट्स वगैरह कंट्रोल करेगा, ठीक है, जैसे कि वॉकिंग वगैरह ये सब कुछ. और इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक स्लाइड है, मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद. तो सेरिबेलम का बेसिकली वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, जो आपका सेरिब्रम ने करा. सेरिब्रम ने आपको बोला कि यू हैव टू गेट अप, नाउ यू वॉक. Okay, so walking is controlled by cerebellum. अब आई बारी medulla oblongata. medulla oblongata आपका क्या करता है? इट इज अ लोअर पार्ट ऑफ द ये जो ब्रेन, तो जिसको हम बोलते हैं ना छोटा दिमाग है, यहाँ पे मारो मत इस पॉइंट पे. इसकी मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ. medulla oblongata के पास स्कल नहीं है. स्कल नहीं है तो मतलब इसकी प्रोटेक्शन कोई नहीं है. तो अगर बाय चांस खेल खेल में किसी बच्चे ने यहाँ पे मार दिया ना इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस योर नेक, नियर नेक. अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा पे लग गया ना, तो जितने भी आपके इनवॉलंटरी एक्शंस हैं आपकी बॉडी के, इनवॉलंटरी एक्शंस में आ जाता है हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, एवरीथिंग. सो वॉमिटिंग, एवरीथिंग, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं वो सारे विड्रॉ हो जाएंगे and there is a major stroke which can happen. So make sure your medulla oblongata should be properly controlled and properly protected also. So इसीलिए थोड़े से हेयर भी दे दिए भगवान ने. हेयर देने से क्या होता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाती है, बिकॉज हेयर क्या है, पोरस है, they have air and they can act as a shock absorber also. अब medulla oblongata will continue downwards, ठीक है, और ये नीचे जाता है into spinal cord. चलो जी, hope it's clear. तो ब्रेन के 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा. अब मैंने आपको बताया था सेरिबेलम कंट्रोल्स योर वॉकिंग एंड ऑल, ठीक है. अब आई बारी अगर कोई बंदा ज्यादा पी लेता है, पीने के बाद यू गेट अनकॉन्शियस एंड यू कीप ऑन मूविंग लाइक दिस, तो ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इन्फ्लुएंस होता है विद मोर ऑफ इनटेक ऑफ अल्कोहल? दैट इज योर सेरिबेलम. Cerebellum gets affected by alcohol. That's why alcoholic people are not able to coordinate their movement और वो ऐसे गिरते रहते हैं. Okay, so that is, so if you see, this is cerebellum which I showed you, small part. This is your pons and medulla oblongata. Together they work. इनका पूरा नाम एक pons भी है, एक medulla oblongata. Basically ये walking के काम आते हैं, walking and running, everything, sleeping also. और ये जो है ब्रेन का मेजर पार्ट विच इज अबाउट थिंकिंग, राइटिंग, ईटिंग, सैलिवेशन, ये सारा आपका आ गया फोर ब्रेन, ठीक है, विच इज द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन. अब आई बारी नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्स है वो कैसे ट्रांसफर होती है. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. सबसे पहले स्टिमुलस आता है. स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स करते हैं. रिस्पॉन्स करने के लिए आपका एक इम्पल्स जनरेट होता है. 2 न्यूरॉन्स, ठीक है, रिसेप्टर्स हैं. रिसेप्टर्स विल रिसीव द सिग्नल और इफेक्टर्स विल पास दैट सिग्नल आफ्टर मूविंग फ्रॉम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड टू योर मसल्स एंड दैट्स हाउ यू जनरेट एक्शंस. ओके, अब आई बारी प्लांट्स की. प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन, उनके पास तो न्यूरॉन्स नहीं है ना, तो प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? कोऑर्डिनेशन में प्लांट्स के 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं. फर्स्ट इज, मेरे पास मिमोसा प्लांट है, मिमोसा. तो मिमोसा को मैं जहां भी टच करूंगी ना वो वहीं क्रम्बल हो जाती है उसके लीव्स लाइक दिस. तो दैट इज लाइक एनी डायरेक्शन, वो कीप ऑन मूविंग लाइक दिस. ओके, सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी ऑफ द न्यूरॉन, नीदर इट इज कंट्रोल्ड बाय एनी ऑफ द हार्मोन. तो ऐसे मूवमेंट्स जो एकदम से हो जाते हैं, 1 सेकेंड में जो मूवमेंट हो जाती है, वो मूवमेंट कंट्रोल होती है बाय टर्जिड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं वाटर प्रेशर, जो कि लीव्स में
बेमार प्रेशर है, मतलब इट्स ह्यूज. सो वाटर प्रेशर इज ह्यूज. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर प्रेशर आप देखो मिमोसा प्लांट जो है दैट अंडरगोज कोलैप्सिंग लाइक दिस, और उसके बाद जैसे ही आप उसको टच को हटा देते हो आफ्टर सम टाइम इट विल ओपन ऑल्सो. ठीक है. एंड दिस टाइप ऑफ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट. क्या बोलते हैं इसको? नास्टिक मूवमेंट, या फिर अगर ट्रॉपिज्म लेके चले इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म. So this movement is nastic movement, which is non-directional movement. Okay, it can happen in any of the direction. So this is also called as growth independent movement. अब दूसरी मूवमेंट है प्लांट की ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. जैसे कि रूट जो है हमेशा नीचे को ग्रो करती है, स्टेम हमेशा ऊपर को ग्रो करती है. थोड़ी देर बाद इट्स नॉट कि एकदम से फ्रूट्स आते हैं, थोड़ी देर बाद फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं. So it is all periodic action, which is a slow action, which is controlled by hormones. Along with it, you might have seen कई plants tendrils जो हैं उनको टच करते हैं. अब आप बोलोगे tendrils, मेरे कभी दरवाजे के साथ भी tendrils आके ऐसे they make a circle coils like this. अब वो tendrils भी टच से करते हैं और वो जो मिमोसा था वो भी टच से करता था, लेकिन दोनों में फर्क है. टेंड्रिल्स का जो टच है वो स्लो है. एक बार वो टच करेंगे फिर धीरे 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 आफ्टर सम टाइम ग्रोथ होती है विच इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. लेकिन मिमोसा का जो टच था दैट वाज कंट्रोल्ड बाय टर्जिड प्रेशर या वाटर प्रेशर. अब आई बारी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट. सबसे पहले आ गया फोटोट्रॉपिज्म. इसको ब्रेक करते हैं. फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट. ऐसे मैंने ब्रेक कर दिया. सो फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मीन मूवमेंट. जो रूट्स हैं दे विल मूव अवे फ्रॉम लाइट, दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, एंड स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. जियोट्रॉपिज्म को ब्रेक करते हैं. रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, दे मूव टुवर्ड्स द अर्थ, एंड स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. फिर थिग्मोट्रॉपिज्म जो मैंने आपको भी टेंड्रिल्स की एग्जांपल दी है, सो दैट इज अ टच. So with touch they undergo movement. So it is not, you can't say positive or negative, it is only with touch. और भी काफी तरह के ट्रॉपिज्म होते हैं जैसे कि आपका कीमोट्रॉपिज्म है, हाइड्रोट्रॉपिज्म है, all these tropism, but you just need to know few of the movements. अब उसके बाद आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, हार्मोन्स. हार्मोन्स जो कि प्लांट्स में भी है, हमारी बॉडी में भी है ग्रोथ हार्मोन्स, और साथ में न्यूरोट्रांसमिशन जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स है. दोनों में डिफरेंस क्या है? हार्मोन्स जो हैं दैट इज रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड. ओके, हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय ग्लैंड्स. ओके, सो हार्मोन्स विल वर्क इन द, जैसे कि ये आपका कोई भी हार्मोन है. ओके, इसने क्या किया, डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपना क्या बोलते हैं इसको, हार्मोन ने अपनी सिक्रीशन रिलीज कर दी. ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज करा. वो हार्मोन बाय ब्लड स्ट्रीम चला गया अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स के पास, और वो धीरे 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 काम करता रहता है. लेकिन इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक बार जनरेट हुआ, टच हुआ, एक्शन हुआ, काम खत्म, वो खत्म हो जाता है. सो हार्मोनल मूवमेंट इज स्लो एंड लॉन्ग, वेयर एज ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स मूवमेंट इज फास्टर एंड इंस्टेंट, it will not spread. So that is the difference. So hormones are chemicals. Let's read out this. So hormones are chemicals that can reach to every single cell through bloodstream, whereas electrical impulse will just follow one track, will only reach to the connected organs of the nervous system. Hormones are synthesized at one place, but they action at other place. Okay, so effect lasts for longer duration, whereas in electrical impulse it is for shorter duration. अब इनका डिफरेंस प्रिसाइजली हम करते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम यूज हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम यूज न्यूरोट्रांसमिटर्स या फिर नर्व इंपल्स. सो एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूट हार्मोन्स वाया ब्लड स्ट्रीम, दे डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू साइनैप्स. इट इज स्लो, इट इज फास्ट, इट इज लॉन्ग लास्टिंग, इट इज शॉर्ट, it adapts slowly but it adapts quickly. So that is the difference between hormonal and endocrine movement, which is again a very very important topic in your book. ठीक है, तो वो आप प्लीज पढ़ लेना एनसीईआरटी में. So it will be there. Just give me a moment. अब उसी चीज को अगर मैं पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन करती हूँ तो देखो
बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन या न्यूरो ट्रांसमिशन देखो, यहाँ से स्टिमुलस था, रिसेप्टर्स था, ये आपका ब्रेन, रिले, मोटर, रिस्पॉन्स एंड फिनिश, डन। लेकिन यहाँ पे केमिकल ट्रांसमिशन, ये आपका सिक्रेटिंग सेल जिसको आप ग्लैंड भी बोल सकते हो, ग्लैंड ने रिलीज किया हार्मोन, हार्मोन हर जगह जाता है, कितने ही टारगेट सेल्स पे जाता है और वहां जाके वो अपना काम करता है। सो दिस कंप्लीट्स योर डिफरेंस ऑल्सो। अब आगे चलते हैं। प्लांट हार्मोन्स, सबसे पहले आता है ऑक्सिन जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि होता है रूट और शूट की टिप के ऊपर। ओके, सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। तो जैसे ही प्लांट ग्रो करता है, ओके, रूट्स ग्रो करती है, तो इसकी टिप्स के ऊपर ऑक्सिन होता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप टिप को काट देते हो ना, तो वहां पे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, वो सेगमेंट जो है प्लांट का ग्रो नहीं करता, बिकॉज वहां पे ऑक्सिन ही आपने काट दिया, तो इट विल नॉट ग्रो। सो ऑक्सिन बेसिकली हेल्प्स इन प्लांट एक्टिविटी, लाइक सेल डिवीजन करता है, जितना डिवाइड करेगा उतना ग्रो करेगा। फ्लावरिंग प्रमोट करता है, ट्रॉपिक मूवमेंट जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ये सारे पॉजिटिव मूवमेंट्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन। और ऑक्सिन एब्सिशन मतलब कि फ्रूट या फ्लावर को टूटने नहीं देता। ओके, एंड देन फ्रूट डेवलपमेंट, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस मतलब टिप, ठीक है, टिप यहाँ से ग्रोथ करता रहता है, ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस करता है, मतलब एक टिप हमेशा आपकी ग्रो होती रहती है। सो रूट इनिशिएशन करता है, रूट्स ग्रो करता है, तो बेसिकली हर जगह की टिप के ऊपर होता है, सो टिप पे ज्यादा ग्रोथ इसकी होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट along with auxins there are few more hormones. So these hormonal growth is very very important in your syllabus. So auxin और गिबरलिन are best friends, दोनों का काम है ग्रोथ। ऑक्सिन शूट और रूट को ग्रो करता है, गिबरलिन स्टेम को ग्रो करता है, स्टेम बिकम्स लॉन्गर। मतलब कि अगर आपका शुगर केन देखते हो, शुगर केन की जो स्टेम है, इट कंटेन लॉट ऑफ गिबरलिन हॉर्मोन्स। अलॉन्ग विद इट साइटोकाइनिन कब काम करता है, जब प्लांट के पास फ्लावर्स या फ्रूट्स आ जाते हैं, तो फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स की ग्रोथ के लिए साइटोकाइनिन हेल्प करता है। और एब्सिसिक एसिड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। ये क्या करता है, जबकि आपका फ्रूट जो है या फ्लावर जो है मेच्योर हो जाता है, अब इसके बाद इसकी ग्रोथ नहीं है, तो वो क्या करता है, जैसे कि मेरी ये स्टेम है, ओके, ये मेरा कोई भी फ्रूट है, तो मेरा फ्रूट, मेरे को इट शुड बी फॉलिंग डाउन, गिरना चाहिए एप्पल, ओके। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, यहाँ पे आके अपना काम शुरू कर देता है, यहाँ पे एब्सिसिक एसिड ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से इस फ्रूट को यहाँ से पानी या कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। थोड़ी देर बाद ये जो फ्रूट है, ये डोरमेंट होके नीचे गिर जाता है। और ऐसे ही एब्सिसिक एसिड ने करामात की थी जब न्यूटन एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था। एब्सिसिक एसिड को पता चल गया अभी न्यूटन आ गया, उसने फटाफट आया एप्पल की टॉप के ऊपर, उसने अपना एक्यूमुलेशन शुरू कर दिया, फटाफट एप्पल गिरा और न्यूटन कहता, ओ माय गॉड, ये तो ग्रेविटी है। सो ऐसे हमारी बायो और फिजिक्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। ओके, आगे चलते हैं हमारी बॉडी के हार्मोन्स पे। आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक। तो हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? व्हिच सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, and from blood they are transferred to all different target organs. तो सबसे पहले आप बात करते हैं, ये रहा आपका एड्रिनल ग्लैंड, ओके, विच रिलीज एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन क्या कंट्रोल करता है? आपकी एंजाइटी। जैसे कि आपका एग्जाम आता है ना, तो आपको कुछ भी नहीं, रात को नींद नहीं आती, एग्जाम से पहले हाथ, कुछ नहीं, चाहे सब कुछ आता हो, पर हाथ कांप रहे होते हैं, टांगे कांप रही होती हैं, या स्टेज पे बोलने की बारी है, आता सब कुछ है पर टांगे कांप रही हैं आपकी, बोल भी रहे हो टांगे भी कांप रही हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज आपके पास उस टाइम एड्रिनल ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ चुकी है, जो कि आपको एंजाइटी कॉज कर रहा है, ओके। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? टेक अ डीप ब्रेथ, हैव कॉन्फिडेंस एंड टेक अ सिप ऑफ वाटर। अब उसके बाद आ गया थायराइड ग्लैंड, जो कि रिलीज करता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन, ताकि वो काम आ सके।
कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और इंस्टेंटली आपको एनर्जी भी देता है। और अगर थायरोक्सिन आपकी बॉडी में नहीं होगा तो गॉइटर हो जाता है। गॉइटर से इट इज अ स्वोलन नेक। और ज्यादातर ये कहाँ पे होता है गॉइटर? आप लेके चलो जो कोस्टल एरियाज है या वहाँ पे जहाँ पे यू नो दे कांट हैव मोर ऑफ ये जो नमक में क्या होता है आयोडीन, ओके, आयोडीन नहीं ले पाते हिली एरियाज में, सॉरी, हिली एरियाज में उनको आयोडीन नहीं मिलता ज्यादा, तो उनकी जो नेक है ज्यादातर स्वोलन होती है। उसके बाद आ गया ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। देखें यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स की लोकेशन है ना, ये आपके सिलेबस में है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर आपको ये आनी चाहिए एंड मेक श्योर यू शुड नो एवरी सिंगल लोकेशन। सो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इट इज अ ग्रोथ हार्मोन। अगर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लंबू बन जाएगा, अगर बहुत छोटा हो जाएगा टिंगू बन जाएगा, ओके। तो growth hormone has to be in a controlled way and it should not undergo dwarfism or it should neither cause gigantism, okay, that is all, it depends. अब उसके बाद आ गया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आफ्टर 12-13 ईयर्स बच्चों में आ जाते हैं। तब उनका एक हार्मोन जनरेट होता है, उस टाइम एक्टिवेट होता है, नॉट बाय बर्थ। उस टाइम वो हार्मोन एक्टिवेट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। उस हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड प्रोजेस्ट्रोन या ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स, ओके। सो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स और फीमेल्स में लेके आते हैं, जैसे कि फॉर्मिंग ऑफ बियर्ड, हैवीनेस ऑफ वॉइस, थिकनिंग ऑफ वॉइस, ओके, फीमेल में जनरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड एवरीथिंग। सो ये सब जनरेट करते हैं। उसके बाद आ गया पेंसुलिन। इंसुलिन पैनक्रियाज रिलीज करते हैं, जो कि कंट्रोल करता है आपका ब्लड शुगर लेवल, और अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है इट कॉजेज डायबिटीज। So this is all about your hormones in animals. So now this is the last slide which has got few important questions. Try to do it. तो इसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, ये रहे। So test your knowledge, इसमें है आपके पास which plant hormone helps in cell division? Cytokinin. How gibberellin work opposite to abscisic acid? Gibberellin promotes the plant growth, whereas abscisic acid will inhibit the plant growth. What is the function of thyroxine? It controls metabolism. Water of the mouth is what type of action? That is watering. That is called as reflex action. So that is all. I hope this chapter helped you. Just give me a moment. I hope this chapter helped you. This completes your whole chapter. अब इसके बाद आपका क्या काम है, NCERT की एक एक लाइन पढ़ लेना, because जो assertion reason questions होते हैं they can come from anywhere. मैंने आपको मेजर पॉइंट्स और मेजर रीजनिंग सारी बता दी. It completes your whole chapter. Make sure you read NCERT properly. Make sure you should not forget reading that blue boxes in NCERT and do all the back questions of NCERT. Thank you so much for being with me and taking your time. Hope you understood the chapter. Follow me and do subscribe me. Do subscribe this channel also, Learn Science with Neha. Thank you and keep watching. अब मेरे पास है ये पजल. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इस पजल को मुझे सॉल्व करना है, दैट मीन्स इसको मुझे इससे बाहर निकालना है. उसके लिए क्या मेरे को रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करना पड़ेगा? रिफ्लेक्स एक्शन विल टेक केयर ऑफ इट, और ब्रेन, दैट इज योर मेजर एक्शन. सो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, विल इट बी रिफ्लेक्स एक्शन or will it be regular action? So thank you so much for watching. Keep watching. Follow me on Learn Science with Neha and do subscribe to my channel Learn Science with Neha. Bye. Stay tuned.